अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल ओनली इंग्लिश वेलकम कहती हूँ। लिटरेरी एसेस की कंप्लीट आउटलाइन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं लिटरेरी एसेस की आउटलाइन में जिनको स्किप किया जा सकता है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रेनेसेंस का मतलब क्या है? रेनेसेंस का मतलब होता है रिबर्थ और रिवाइवल। अब यहाँ पे रेनेसेंस लिटरेचर है तो इसका मतलब है कि लिटरेचर की रिबर्थ और रिवाइवल। अब आप सोच रहे होंगे कि लिटरेचर जो है वो तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो तो लिखा जाता ही रहता है, हर इरा में लिखा जाता है, तो इसकी रिबर्थ और रिवाइवल कैसे हुआ? तो ये समझाने के लिए आपको कुछ टाइम पीरियड बैक पे ले जाती हूँ। ऐसा टाइम जो चौसेरियन टाइम पीरियड था, जिसका मिडल एजेस भी कहते हैं। उस टाइम पीरियड में लिटरेचर अच्छा लिखा जाता था, कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स भी होती थी। फिर उसके बाद एक टाइम पीरियड आया जब चर्च की बहुत ज्यादा डोमिनेशन हो गई लोगों पर। चर्च करप्ट था, लोगों को अपने फायदे के लिए यूज करता था। प्रीस्ट जो थे वो लोगों से पैसे लेकर उनके गुनाह माफ करते थे, और चर्च ने लोगों की अकल पर पर्दे डाल दिए। वो कुछ भी सोच समझ के काबिल नहीं थे, और लोग अपने सारे फैसले जो थे वो चर्च से पूछ के करते थे। फिर उस टाइम पीरियड में लोगों ने लिटरेचर लिखना भी कम कर दिया, और उसके बाद जो कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रही थी साइंटिफिक डेवलपमेंट, वो भी सारी रुक गई थी कुछ टाइम पीरियड के लिए। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि लोगों ने सोचना शुरू कर दिया, लोगों में शऊर आ गया, लोगों में लॉजिक और इंटेलेक्ट की लहर दौड़ गई, और लोगों ने अपनी खुद की फीलिंग्स को वैल्यू करना शुरू कर दिया। और जो चर्च ने उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी ना, उन्होंने उनको भी ब्रेक कर दिया। तो वो जो नई सोचने समझने की साहियत आई थी लोगों में एनलाइटनमेंट पीरियड में, उसको हम कहते हैं कि वो रेनेसेंस है, वो रिबर्थ है, वो रिवाइवल है। हर फील्ड में ही, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ही, एंड इवन इनटू लिटरेचर। ये थोड़ा सा मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट बता दिया। अब इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन रेनेसेंस लिटरेचर की, उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद कुछ साइंटिफिक डेवलपमेंट्स थी जो रेनेसेंस लिटरेचर या रेनेसेंस पीरियड में हुई, और कुछ की कोट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की हैं, और एंड पे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन देंगे जो हमारी सारी डिस्कशन को समराइज कर देगा। और कुछ इजी नोट्स भी हैं इस वीडियो में जिनसे आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिए, कुछ भी स्किप ना कीजिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाएं और आपके माइंड में कोई भी सवाल बाकी ना रहे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि रेनेसेंस असल में है क्या। द कल्चरल, आर्टिस्टिक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिबर्थ इन यूरोप इज रेफर्ड टू एज रेनेसेंस। ये रेनेसेंस जो पीरियड था ना, उसमें कल्चरल, यानी लोगों ने अपनी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनको दोबारा से करना शुरू कर दिया। आर्टिस्टिक डेवलपमेंट्स हुई, यानी आर्ट दोबारा से क्रिएट होना शुरू हो गया। लोगों ने पेंटिंग्स बनाए, स्कल्पचर बनाए, और लोगों ने आर्ट यानी लिटरेचर को भी लिखना शुरू कर दिया। और पॉलिटिकल, जो पॉलिटिशियंस जो थे ना, उन्होंने भी अपनी पॉलिटिक्स को मजीद ग्रो करवाया। और इकोनॉमी जो थी, यानी मार्शल जो थी यूरोप की, उसने भी बहुत ज्यादा ब्लूम किया, बहुत ज्यादा ग्रो हुई वो भी इस रेनेसेंस पीरियड में, which occurred during the 14 to 17 सेंचुरी। 14 टू 17 सेंचुरी की जो टाइम पीरियड है ना, इसको हम कहते हैं कि ये रेनेसेंस पीरियड है। इट रेफर्स टू रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड विजडम। यानी जो भी क्लासिकल टाइम था ना, ये जो चौसर का टाइम पीरियड था, पुराने वक्त की जो एंशियंट टाइम पीरियड था, उसका जो दोबारा से रिवाइवल हुआ, यानी दोबारा से वो टाइम पीरियड आ गया लर्निंग का और विजडम का, उसको हम कहते हैं कि इसको हम रेनेसेंस कहते हैं। रेनेसेंस लिटरेचर, इट रेफर्स टू द बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेनेसेंस पीरियड। यानी जितना भी लिटरेचर लिखा गया रेनेसेंस पीरियड में 14 टू 17 सेंचुरी में, तो उसको हम कहते हैं कि वो रेनेसेंस लिटरेचर है। उस पीरियड में रेनेसेंस की हमें ना कुछ ना वेव्स नजर आती हैं। द लिटरेरी मूवमेंट emerged as a revival of classical Greek and Roman literature। असल में रेनेसेंस लिटरेचर, रेनेसेंस पीरियड में हुआ क्या था? ग्रीक ने जो लिटरेचर लिखा और जो रोमन ने लिटरेचर लिखा, रोमन पीपल और ग्रीक पीपल का जो लिटरेचर था, उसको दोबारा से हमने रिवाइव कर लिया रेनेसांस पीरियड में। यानी जिस तरह के तौर तरीके ग्रीक और रोमन लिटरेचर के थे, जिस तरह का नैरेटिव स्ट्रक्चर वो रखते थे, उसी तरह का जो लिटरेचर था ना, वो फिर से लिखा जाने लगा रेनेसांस पीरियड में, एनलाइटनमेंट पीरियड में। आर्ट में भी फिर से डेवलपमेंट्स हुई, और कल्चर जो था, लोग जिस तरह का कल्चर था लोगों का, उन्होंने भी उस कल्चर को दोबारा से परस्यू कर लिया। कल्चरल प्रैक्टिसेस फिर से होने लगी, और चर्च का जो डोमिनेशन था वो खत्म हो गया। Renaissance literature is characterized by a renewed interest in humanism, individualism, and the exploration of human emotions and experiences। Renaissance literature जो था ना, इसने ह्यूमन को वैल्यू किया, यानी इंसान जो है ना वही सब कुछ है, इंसान है तो सब कुछ है। यानी जो लिटरेचर था ना, उन्होंने इस इंसानों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। पहले वो सिर्फ और सिर्फ चर्च की ही कहानियां लिखते थे, प्रीस्ट की कहानियां लिखते थे, जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखते थे, लेकिन अब उन्होंने ह्यूमन के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और इंडिविजुअलिज्म, यानी जो इंसान की फर्द की अपनी राय है ना, उसके बारे में लिखा, और जो इंसान अपने उनके एक्सपीरियंसेस थे, उनके इमोशंस थे, उनके बारे में लिखा। रेनेसांस लिटरेचर में लिखा गया।
यानी जो इंसान के अपने ही तजर्बात थे डे टू डे लाइफ में, उनको शो करवाया गया, उनको पोर्ट्रे किया गया रेनेसांस लिटरेचर में। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क्लासिकल टाइम पीरियड में होता था, ग्रीक और रोमन लिटरेचर में होता था। और इसको हम रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि रेनेसांस पीरियड में उसी लिटरेचर को दोबारा से ट्रांसलेट भी किया गया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। यानी ग्रीक और रोमन लिटरेचर जो था ना, इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, यानी वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा जाता था। तो रेनेसांस राइटर्स ने उनकी राइटिंग्स को भी दोबारा से इनोवेट किया, उनको ट्रांसलेट किया और उनको रिवाइव किया, उनकी रिबर्थ हुई। तो नेक्स्ट चलते हैं। रेनेसांस पीरियड को हम अर्ली मॉडर्न पीरियड भी कहते हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अर्ली मॉडर्न पीरियड पर आप नोट लिखिए, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अर्ली मॉडर्न पीरियड और रेनेसांस पीरियड दोनों सेम है। और अगर इसका आपसे कोई टाइम पीरियड पूछे तो बताना है कि 1485 टू 1660 तक इसका टाइम पीरियड था रेनेसांस पीरियड का। और इसके इंपॉर्टेंट जो राइटर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, जो पोइट्स थे, वो है स्पेंसर, मार्लो, जॉनसन, मिल्टन, डन और विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की राइटिंग्स जो है, इन्होंने इंग्लिश रेनेसांस को लीड किया था और इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर का। तो नेक्स्ट हम अब इसकी कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। पहला इंटेलेक्चुअल रिबर्थ, यानी इंटेलेक्ट होती है अकल, लॉजिक, यानी उस टाइम पीरियड में लोगों ने अपनी अकल से काम लेना शुरू कर दिया। अगर हम इससे पहले की बात करें तो लोग अपने फैसले चर्च से पूछ के करते थे, लेकिन जब रेनेसांस पीरियड आया तो लोगों ने अपनी अकल इस्तेमाल की, उनमें शऊर आ गया। रेनेसांस लिटरेचर जब लोग खुद सोचने लगे ना, तो साइंस में, लिटरेचर में, कल्चर में, पॉलिटिक्स में और इकोनॉमी में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई, क्योंकि लोग जो थे वो हर फील्ड में आगे जा रहे थे। और रेनेसांस पीरियड की जितनी भी राइटिंग्स थी, जितने भी प्लेस थे, जितनी भी पोइट्री थी, उस सब ने ही इंस्पायर किया, मोटिवेट किया लोगों को। वो जो राइटिंग्स थी उन्होंने लोगों की अकल को अपील किया। जिस तरह शेक्सपियर ने लिखा है, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी जितनी भी ज्यादा मुख्तसर बात की जाएगी ना, वो उतनी ही ज्यादा अक्लमंदाना होगी। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी लोग जो थे वो खुलकर सोचने लगे और वो जो चाहते थे वो करते थे, उनमें फ्रीडम ऑफ थॉट और एक्शन आ चुका था। और जो लिनार्डो है, ये एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर है रेनेसांस पीरियड का, और इसने लर्निंग के बारे में एक कोटेशन कही थी, लर्निंग नेवर एग्जॉस्ट आवर माइंड, यानी जितना भी लर्निंग का प्रोसेस है वो इंसान करता रहे, उससे कभी भी हम नहीं थकते। नेक्स्ट है फॉर्चून इज पावरलेस टू हैव फन हु डज नॉट एक्सर्ट हिमसेल्फ, यानी जो किस्मत है ना, वो पावरलेस है उस इंसान की हेल्प करने के लिए जो कि खुद को एक्सर्ट नहीं करता, खुद को पूरी तरह किसी काम में नहीं लगाता, अपना पूरा पोटेंशियल नहीं देता। तो ये कुछ कोटेशंस हैं जो कि ऑप्शनल हैं, अगर आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ जो क्वेश्चन पूरी तरह से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन लिटरेचर में कोटेशंस हमारे क्वेश्चन को ब्यूटीफाई कर देती हैं और ये मार्क्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। थर्ड है थर्स्ट फॉर नॉलेज, इट वॉज एन एज ऑफ ग्रेट क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट फॉर नॉलेज, मैन डिजायर्स टू नो द अननोन एंड सी द अनसीन, यानी लोग जो थे ना वो कुछ ऐसा देखना चाहते थे जिन्होंने पहले कभी नहीं देखा, वो कुछ ऐसा इल्म जानना चाहते थे जिसको वो पहले नहीं जानते थे। तो इसलिए लोगों ने इल्म की तलाश करनी शुरू कर दी, लर्न करना शुरू कर दिया, अपने लॉजिक और इंटेलेक्ट से काम लेना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोपरनिकस अटेम्प्टेड टू प्रूव दैट सन वाज सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। कोपरनिकस जो था ये एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी दी थी, ऑल्दो बाद में रिजेक्ट हो गई थी, लेकिन इसकी थ्योरी ने साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा हेल्प की नेक्स्ट डेवलपमेंट्स के लिए। तो कोपरनिकस ने कहा क्या था, कोपरनिकस कहता था कि जो सन है ना वो स्टिल नहीं है, बल्कि वो मूवेबल है और वो खुद रिवॉल्व करता है अर्थ के इर्द गिर्द, और जो अर्थ है ना वो सेंटर है, जो सन है ना वो रिवॉल्व करता है। लेकिन ये थ्योरी बाद में रिजेक्ट हो गई थी और अब जो थ्योरी चल रही है वो तो इसके आपको पता है ऑपोजिट ही है, यानी अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द। तो इसकी थ्योरी हमेशा गलत थी, लेकिन इसने साइंटिस्ट को एक हिंट दे दिया था कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, तो इसलिए इसको भी एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट माना जाता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक आउटलुक, ड्यूरिंग रेनेसांस ग्रेट एडवांसेस अकर्ड इन जियोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, यानी जितने भी फील्ड्स थी ना उन सब में ही डेवलपमेंट्स एडवांसेस होना शुरू हो गए, उन सब फील्ड्स ने बहुत ज्यादा ग्रो किया, लोगों ने बहुत ज्यादा रिसर्च की, और जो गैलीलियो साइंटिस्ट था उसने टेलीस्कोप जो थी उसको इम्प्रूव किया। तो नेक्स्ट है ह्यूमनिज्म, रेनेसांस लिटरेचर फोकसेस नॉट ऑन रिलीजन बट व्हाट इट मींस टू बी अ ह्यूमन, यानी रेनेसांस लिटरेचर ने रिलीजन को रिप्लेस कर दिया ह्यूमन के साथ, यानी जो भी ह्यूमन था ना, जो इंसान की वैल्यू थी वो सबसे ज्यादा है, और चर्च की जो रिलीजन की वैल्यू थी ना वो बहुत कम हो गई थी। रेनेसांस लिटरेचर में इंसानियत को दिखाया गया है, वो सब कुछ जो इंसान खुद सोचता है, जो वो करता है, जो वो करना चाहता है, इस सब को दिखाया गया है रेनेसांस लिटरेचर में। द अप्रोच रिकॉग्नाइजेस दैट ह्यूमन पोटेंशियल, ह्यूमन virtues, human abilities and accomplishments are of utmost importance,
कि जो भी इंसान का अपना पोटेंशियल है, जो उसकी ताकत है, जो वो कर सकता है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी विर्चूज, उसकी सलाहियतें और उसकी कारकर्दगियां जो भी वो कर चुका है, उसकी जो सक्सेस है वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोटैगोरस एक एंशिएंट फिलोसफर था, इसने कहा था मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी जो इंसान है ना वही हर चीज का मेजर है, यानी इंसान है तो सब कुछ है, जो जब इंसान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैकावली जो था ये भी एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर कंसीडर किया जाता है रेनेसांस पीरियड का। इसकी भी कोटेशन हम ऐड कर सकते हैं, हूसोएवर डिजायर्स कंस्टेंट सक्सेस मस्ट चेंज हिज कंडक्ट विद हिज टाइम्स। ये जो भी इंसान सक्सेस चाहता है ना तो उसको चाहिए कि वो खुद को बदल ले, अपने तौर तरीके बदल ले, अपना कंडक्ट बदल ले वक्त के साथ साथ। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, ना ही वक्त किसी के लिए बदलता है, तो बेहतर यही है कि हम खुद को वक्त के मुताबिक ढाल लें। नेक्स्ट है लव फॉर एडवेंचर। रेनेसांस पीरियड में जब लोगों ने सोचना शुरू कर दिया तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ट्रैवलिंग भी की जाए, कुछ नया देखा जाए, कुछ नया सीखा जाए। तो उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग रेनेसांस पीपल शोड देयर लव फॉर एडवेंचर। फॉर एग्जांपल कोलंबस रीच्ड अमेरिका। जो अमेरिका था ना वो डिस्कवर हुआ था, वो सिटी बनाया नहीं गया, उसको डिस्कवर किया था कोलंबस ने रेनेसांस पीरियड में। वास्को डी गामा रीच्ड इंडिया। वास्को डी गामा जो था वो इंडिया पहुंच गया था। नेक्स्ट लव फॉर ब्यूटी। रेनेसांस पीरियड में ब्यूटी को बहुत ज्यादा वैल्यू की जाता था। ब्यूटी अब किसी भी चीज में हो सकती है, आर्ट में हो सकती है, किसी पेंटिंग में हो सकती है, किसी स्कल्पचर में हो सकती है, और किसी स्केच में हो सकती है, किसी फ्लावर में हो सकती है, या वुमेन में हो सकती है। तो जहां जहां भी रेनेसांस पीरियड में जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जहां जहां भी ब्यूटी को देखा उन्होंने उसके बारे में कुछ ना कुछ बनाया या उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख दिया। द डिपिक्शन ऑफ ब्यूटी इन रेनेसांस आर्ट is shown to be more complex than a mere photograph like representation of sexuality or of a person's physical appearance। यानी अब यहाँ पे आर्ट की बात हो रही है तो उसमें जो भी ब्यूटी दिखाई गई है ना वो सिंबॉलिक है, वो मेटाफोरिकल है, वो किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। वहां कुछ ना कुछ सिंपल्स दिखाए गए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स नहीं है या किसी बंदे की फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, उसमें कुछ डीप स्क्योलर थीम्स हैं, वो कुछ ना कुछ कह रही है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट है लियोनार्डोस मोनालिसा शोज द रेनेसांस आइडियल्स ऑफ सेक्युलरिज्म, रियलिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। अब लियोनार्डो जो था ना ये इसने एक पेंटिंग बनाई थी मोनालिसा की, एक औरत कह रही, और इसकी पेंटिंग इतनी मशहूर है कि आज तक कोई भी पेंटर उसकी पेंटिंग को कॉपी नहीं कर सका। और उस पेंटिंग की स्पेशलिटी क्या है, उस पेंटिंग में जो स्माइल है ना मोनालिसा की उसको कॉपी करना मुश्किल है। मोनालिसा को देख के पता ही नहीं चलता कि मोनालिसा सैड है या फिर वो हैप्पी है। तो मोनालिसा की पेंटिंग क्या शो करती है, उसमें सिंबोलिज्म क्या है, उसमें सेक्युलरिज्म को दिखाया गया है, यानी कि दुनियावी इंटरेस्ट को दिखाया गया है, और वो रियलिज्म को शो करती है, यानी जो भी रियल लाइफ में जो इंसान की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको शो किया गया है, और इंडिविजुअलिज्म यानी फर्द की जो अपनी राय है उसके बारे में दिखाया गया है। यानी पहले लोग पेंटिंग जो करते थे ना वो करते थे चर्च की, जीसस क्राइस्ट की, या फिर प्रीस्ट की पेंटिंग्स हो गई। तो अब लोगों ने जब चर्च को माना नहीं, उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो लोगों ने पेंटिंग्स करनी शुरू कर दी ब्यूटी के बारे में। चर्च रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी कि आपने चर्च के अलावा किसी और चीज को पेंट नहीं करना। जब चर्च की अथॉरिटी खत्म हो गई तो लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी, आर्ट को लिखना शुरू कर दिया, और लिटरेचर जो था वो भी ब्लूम हुआ। नेक्स्ट है द डिजायर फॉर पावर एंड वेल्थ। इंग्लैंड ट्रेड एंड कॉमर्स इंप्रूव्ड एंड द कंट्री ग्रू रिच एंड प्रॉस्परस। रेनेसांस पीरियड में जितनी भी तिजारत थी और जो कॉमर्स थी, जो इकोनॉमी थी यूरोप में, वो सब ग्रो होना शुरू हो गई, और जो कंट्री थी ना वो खुशहाल हो गई। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर फॉस्टर्स बाय मार्लो इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ रेनेसांस प्ले इन विच द हीरो सोल्ड हिज सोल टू लूसीफर ओनली टू गेट अर्थली पावर एंड वेल्थ। यानी रेनेसांस पीरियड में जब कंट्री जो थी उसमें दौलत आ गई, पावर आ गई ना, तो लोगों में पावर और वेल्थ को हासिल करने की ख्वाहिश भी पैदा हो गई। लोग चाहते थे कि वो ज्यादा अमीर हो जाएं, उनमें लालच आ चुका था। तो मार्लो का जो प्ले है डॉक्टर फॉस्टर्स, उसमें भी इसी लालच को दिखाया गया है जो पावर और वेल्थ का था, और इसमें मॉरल लेसन दिया गया है किस तरह पावर और वेल्थ जो है ये अल्टीमेटली इंसान को डिस्ट्रॉय कर देती हैं और उसको डेथ, डिके और डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाती हैं। ये डॉक्टर फॉस्टर्स तो आप पढ़ चुके हैं ना। नेक्स्ट क्रिएशन ऑफ नॉन रिलीजियस थीम्स। यानी जब रेनेसांस लिटरेचर था ना उसमें जो थीम्स थे वो नॉन रिलीजियस थे, यानी रिलीजन को अब फर्दर प्रमोट नहीं किया जा रहा था। रेनेसांस लिटरेचर वाज बिकमिंग सिक्योलर, और उसमें दुनियावी चीजें दिखाई जा रही थी। दुनिया में रहने के लिए जो चीजें जरूरी है, जो दुनिया में हमें एक्सपीरियंसेस थे उनको शो किया जाता था। वो सी प्लेंटी ऑफ वर्ल्डली थीम्स मीनिंग दे आर फ्रॉम डेली लाइफ एंड नॉट फ्रॉम रिलीजन। जितने भी थीम्स थे वो सारे डेली लाइफ में से थे, आम जिंदगी में से थे, आम रूटीन में से थे, जो भी डे टू डे पीपल्स कॉमन मैन को फेस करते थे,
और रिलीजन को डिस्कार्ड कर दिया गया था। माइकल एंग्लो जो था ये एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर था। इसने कहा था फेथ इन वन सेल्फ इज द बेस्ट एंड सेफेस्ट कोर्स, यानी खुद पर यकीन जो है ना वही सबसे सेफ और वही सबसे बेहतरीन है। ये भी कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं। माइकल एंग्लो, लिनार्डो और मैकावली, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स है रेनेसांस पीरियड के। नेक्स्ट एम्फेसिस ऑन एंटिक्विटी। एंटिक्विटी कहते हैं एंशिएंट चीजों को। रेनेसांस राइटर्स बिलीव दैट ग्रेट लिटरेरी वर्क्स एक्सप्रेसिंग डेफिनेट मॉरल वैल्यूज हैड ऑलरेडी बीन रिटन इन क्लासिकल टाइम्स। रेनेसांस राइटर्स को लगता था कि जितना भी अच्छा लिटरेचर है ना, जो कि बहुत ही अच्छे अखलाकी सबक देता था, वो सब कुछ लिखा जा चुका है क्लासिकल टाइम पीरियड में, चौसर का टाइम पीरियड है, मिडल एजेस में, और हम अपने लिटरेचर से कभी भी उनको बीट नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने क्लासिकल राइटर्स, रोमन और ग्रीक राइटर्स को ही फॉलो करना शुरू कर दिया। जिस तरह की लिटरेरी कन्वेंशंस को वो यूज करते थे उसी तरह से ही उन्होंने यूज करनी शुरू कर दी। इस तरह रेनेसांस लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्शन है ग्रीक और रोमन लिटरेचर का। क्लासिकल टाइम पीरियड में किंग्स की, क्वींस की और नाइट्स की कहानियां होती थी, और रेनेसांस पीरियड में भी हमें एम्परर्स और रूलर्स की कहानियां मिलती हैं। जिस तरह आप शेक्सपियर के ड्रामास को ही ले लें, हैमलेट जो था वो किंग ऑफ डेनमार्क था, मैकबथ भी किंग था। तो इस तरह जो रेनेसांस राइटर्स थे ना, उन्होंने अपने प्रीडिसेसर्स को फॉलो किया। वो लोग जो उनसे पहले काम कर चुके थे उनको फॉलो किया। नेक्स्ट है कंक्लूजन। रेनेसांस लिटरेचर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अडॉप्शन ऑफ ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी एंड रिकवरी ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। यानी यहाँ पे ह्यूमन की फीलिंग्स को, ह्यूमन की डिजायर्स को शो किया जाता था, वो जो इंसान खुद चाहता है, जो उसकी अपनी राय है, और क्लासिकल लिटरेचर को रीइनोवेट किया गया, उसकी रिकवरी की गई रेनेसांस पीरियड में। आई होप का कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब आपने इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है? सबसे पहले अपनी डेफिनेशन लिखनी है रेनेसांस की, रेनेसांस लिटरेचर की, और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देनी है कि रेनेसांस लिटरेचर में कौन कौन सा लिटरेचर आ जाता है। इसमें आप शेक्सपियर और मार्लो को जरूर इंक्लूड करें, और उसके बाद की सारी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऐड करनी है। जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इनके हेडिंग्स याद कर लें, और फिर 2-3 टाइम्स इनको आगे खुद से एलैबोरेट कर दें। और जो टॉपर्स हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से याद करें और इसमें कोटेशंस डालें, ताकि पता चले कि आपने कुछ लिखा है। और कोटेशंस मार्क्स एक्सट्रैक्ट करते हैं लिटरेचर में। एंड पे आपने कॉम्प्रिहेंसिव कंक्लूजन देना है जो कि आपके सारे पॉइंट्स को समराइज करता हो, और उसमें ब्रेविटी होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। इसी तरह कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लिटरेरी एसेस के रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।